एडजस्टमेंट नंबर 11, एडजस्टमेंट नंबर 11, एडजस्टमेंट ऑफ बेड डेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ बेड डेट्स, देखिएगा बेड डेट्स क्या होते हैं। देखो whenever goods are sold on credit, whenever goods are sold on credit, it create debtors for the business। देखिए जब भी आप उधार माल बेचते हो तो उधार माल बेचते ही आपकी बुक्स में क्या क्रिएट हो जाते हैं, डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। डेटर्स these debtors may be classified into, अब ये जो डेटर्स हमारी बुक्स में क्रिएट हुए हैं, इन डेटर्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इनका पहला क्लासिफिकेशन होता है गुड डेटर्स। ठीक है, दूसरा होता है बैड, और तीसरा होता है डाउटफुल। तीसरा होता है डाउटफुल डेटर्स। देखिएगा, देखिए नाम से ही ये अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। गुड डेटर्स का मतलब हो गया कि ऐसे पर्संस जिनसे हमारे पास मनी के रियलाइजेशन की 100% सर्टेनिटी है। यानी ये वो लोग हैं गुड डेटर्स जो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, 100% रियलाइजेशन देंगे। यानी इनमें से किसी भी प्रकार के कोई पैसे के डूबने की न तो संभावना है और ना ही हमें कोई अंदेशा है। ऐसे डेटर्स को क्या बोला जाता है, गुड डेटर्स बोला जाता है। बैड, बैड का मतलब है ये तो डूब गया। यानी ऐसे डेटर्स जिन पर ये निश्चित हो चुका है कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, उनको हम बोलते हैं बैड डेटर्स। डाउटफुल मतलब जो न तो गुड की कैटेगरी में है न बैड की कैटेगरी में है, यानी अभी इनके रेस्पेक्ट में डाउट बना हुआ है। हो सकता है ये हमें पैसा दे दें, हो सकता है कि इसमें से कुछ पैसा डूब जाए। तो ऐसे डेटर्स को हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल डेटर्स बोलते हैं।
बात समझ में आ गई? हमने जब उधार माल बेचा तो हमारे पास डेटर क्रिएट हुए। ये डेटर्स अगर मैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करने की बात करूं तो ये एक तो हो सकते हैं गुड डेटर्स, यानी 100% सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन। बैड डेट्स 100% सर्टेनिटी ऑफ नॉन रियलाइजेशन। और डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब हो गया कि अभी तक ये सर्टेन नहीं है फाइनल अकाउंट्स बनाने पर कि भैया इनसे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे डेटर्स को हम क्या बोलते हैं? डाउटफुल डेटर्स बोलते हैं। बताइए, यहां तक की बात क्लियर है बिल्कुल आपको? अब बात यह आती है कि अगर हम बात करते हैं बैड डेट्स की, यानी बैड डेटर्स, इसके लिए अकाउंटिंग की जाती है बैड डेट्स अकाउंटिंग। और जो डाउटफुल होते हैं उनके लिए की जाती है प्रोविजन अकाउंटिंग। तो बैड डेट्स के लिए तो बैड डेट्स अकाउंटिंग, डाउटफुल डेटर्स के लिए प्रोविजन अकाउंटिंग। तो आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए मुझे अकाउंटिंग एंट्री फॉर बैड डेट्स डालनी है, सर हाँ जी, सर ये प्रोविजन अकाउंटिंग या कंटिजेंसी अकाउंटिंग भी तो होती है सर इसकी जगह? अभी अभी नहीं नहीं, नो कंटिजेंसी अकाउंटिंग, दिस इज अ सेपरेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना। प्रोविजन बनाना ही कंटिजेंसी के लिए होता है, अभी मैं आऊंगा उस पर। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर बैड डेट्स, केवल अभी मैं बैड डेट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, सेपरेट सेपरेट अकाउंटिंग की बात करूंगा मैं। बेसिकली अगर आप देखो तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ये तो हमारा 11th एडजस्टमेंट है, और यहीं पे हमारे पास एक और एडजस्टमेंट भी बन जाएगा। एक साथ चलते हैं क्योंकि ये एडजस्टमेंट नंबर 12, 11 हमारा बैड डेट्स को लेकर है, और 12th जो है वो हमारा डाउटफुल डेटर्स को लेकर बनता है। तो हम धीरे धीरे एक एक को समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं 11, 12, 13, ये जो 3 एडजस्टमेंट मैं पढ़ाने वाला हूं इसी पर बनेंगे आपके। तो सबसे पहले अगर हम बेड डेट्स की एंट्री डालें तो देखिएगा, बेड डेट्स की एंट्री डलती है और रिकॉर्डिंग बेड डेट्स। तो बेड डेट्स हमारा नुकसान है, तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सबसे पहले मैंने अपनी बुक्स में बेड डेट्स को रिकॉर्ड कर लिया, बेड डेट्स का खर्चा बुक किया, और अगर मेरे डेटर्स में बेड डेट्स हो गया है तो ये सर्टेनिटी आ गई है कि ये डेटर मुझे पैसा नहीं देंगे, तो मैं इमीडिएटली डेटर को कम कर दूंगा। अब चूंकि ये मेरा नुकसान है तो अल्टीमेटली ये नुकसान कहां ट्रांसफर हो जाता है? पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो एंट्री बनती है फॉर ट्रांसफर ऑफ
bad debts to profit and loss account, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम बेड डेट्स को कहां ट्रांसफर कर देंगे? P&L अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में बेड डेट्स की बेसिक दो इंफॉर्मेशन होती हैं। पहली इंफॉर्मेशन कि बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए जाएं, और दूसरा जब बेड डेट्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिए जाएं। तो देखिएगा, एंट्री के बाद अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो देखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैं दो कैटेगरी बना देता हूं। When bad debts are given inside the trial balance, जब हमें बेड डेट्स की इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, तो देखिएगा आप जानते हो ट्रायल बैलेंस के अंदर आने का मतलब है एंट्री नंबर 1 हो चुकी है। बिल्कुल ध्यान से समझना, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर बेड डेट्स दिया है तो व्हाट डज इट मीन कि एंट्री नंबर 1 आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं। और अगर आप ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके हैं तो उसमें आपने बेड डेट्स का खर्चा ऑलरेडी बुक कर दिया है और डेटर्स को आपने ऑलरेडी कम कर दिया है। तो इसका मतलब अब हमें इस केस में केवल एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा अमाउंट ऑफ। सर हाँ जी बोलो। सर हमारे को पता कैसे चलेगा ये फर्स्ट वाली एंट्री हो रही है इसमें पहले से? अरे लिखा ना मैंने, जब बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ होगा आपको, क्वेश्चन बताएगा ना कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है या नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जाने का मतलब है कि फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी आप कर चुके हो, अब आपको दोबारा वो एंट्री नहीं करनी, उस एंट्री के बाद ही वो आपका ट्रायल बैलेंस में आता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ बेड डेट्स शोन, अभी मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली करवाऊंगा इसको कि कैसे इंफॉर्मेशन पता लगती है। अमाउंट ऑफ बेड डेट्स शोन ओनली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड, बस केवल इतना सा ट्रीटमेंट करना है। अगर ट्रायल बैलेंस आपको, सॉरी, अगर बेड डेट्स की इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है तो बस केवल ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका होता है। आइए, व्हेन बेड डेट्स आर given
outside the trial balance. As further bad debts. अब आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया जाएगा, यानी एडजस्टमेंट में दिया जाएगा, और इसी को एक और नाम भी दिया जाता है फर्दर बैड डेट्स। यानी फर्दर बैड डेट्स का मतलब है अभी तक हमने इसकी अकाउंटिंग नहीं की है। अब अगर इसकी अकाउंटिंग नहीं की है तो आपको अकाउंटिंग अगर करनी है तो दोनों अकाउंटिंग करनी पड़ेगी आपको। तो यानी आपको ये एंट्री भी पास करनी पड़ेगी और ये एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। तो ट्रीटमेंट क्या हुआ, आप समझ पा रहे हैं? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर बैड डेट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो आपको सिर्फ पी एंड एल वाली एंट्री करनी है, ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स दिए हुए हैं या बैड डेट्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि न तो आपने अभी तक बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री की है और ना ही उसको पीएनडल में ले जाने की एंट्री की है। तो आपको पहली एंट्री भी डालनी पड़ेगी और दूसरी एंट्री भी डालनी पड़ेगी। तो अब दो ट्रीटमेंट होंगे। अमाउंट ऑफ फर्दर बैड डेट्स should be debited to P&L. Should be debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा amount of further bad debts, amount of further bad debts should be deducted from debtors in balance sheet। ये दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं आपको। बताइए क्या मेरी ये बात समझ आ गई? अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक जगह ट्रीटमेंट होगा केवल पीएनडल में और कोई अकाउंटिंग आपको नहीं करनी है। लेकिन अगर बैड डेट्स का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया है, जिसको कि जनरली हम फर्दर बैड डेट्स के नाम से जानते हैं, तो आपको दो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। पीएनडल में तो उसे लिखोगे ही लिखोगे, साथ ही साथ जब बैलेंस शीट में डेटर्स बनाओगे तो डेटर्स में से आपको फर्दर बैड डेट्स माइनस करना पड़ेगा। देखिएगा मैं आपको प्रेजेंटेशन बताता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, डेबिट साइड, सबसे पहले आप लिख दोगे टू बैड डेट्स। ये कौन से होंगे? ऑलरेडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट्स दिए गए हैं, ये मैंने पहले वाले का ट्रीटमेंट बताया है, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं तो मैंने कहा केवल और केवल उसे पीएनडल में लिखोगे।
अब अगर उसके साथ साथ आउटसाइड में भी दे रखा है तो यहीं पर प्लस कर दोगे, फर्दर बैंक डेट्स, फर्दर बैंक डेट्स, और ये आपका टोटल अमाउंट बाहर आ गया। जो बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो तो डायरेक्टली टू बेड डेट्स करके आ गया, और जो आपके फर्दर बेड डेट्स हैं वो आपने अलग से उनको सेपरेटली क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखिएगा, आपने सबसे पहले लिखा डेटर्स। जो डेटर्स की वैल्यू आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है उसमें से लेस कर दोगे फर्दर बेड डेट्स, हम लेस कर देंगे फर्दर बेड डेट्स, और अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आ जाएगी। ये डेटर्स हम आउटसाइड द बैलेंस, सॉरी मतलब आउटर कॉलम में दिखा देंगे। ये आपका बेड डेट्स का प्रेजेंटेशन है। बताइए क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। अब साथ में लिख तो लेनी चाहिए। हाँ लिखो ना, बिल्कुल लो, आराम से लिखो। लिख लिया? यस सर। चलिए अब यहीं पर साथ में मैं एक और अकाउंटिंग डिस्कस कर लेता हूं, जो एडजस्टमेंट नंबर मेरा 12 होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो इन दोनों के मिक्स कैसे बनते हैं वो आपको समझना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सबसे पहले तो देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता क्या है। ध्यान से सुनना, एज पर द concept of prudence, as per the concept of prudence, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस को एक बार अंडरलाइन कर लो, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, every business should create provisions for all anticipated
every business should create provisions for all anticipated losses. देखो, बचपन में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा या एक कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल पढ़ा था, जो प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको नुकसान होने वाले हैं, एंटिसिपेटेड का मतलब है भविष्य में आपको ये लग रहा है कि अगर नुकसान होने वाले हैं तो आपको उस नुकसान के लिए आज ही प्रोविजन क्रिएट कर लेना चाहिए। ध्यान से समझना, प्रोविजन क्रिएट होता है हमेशा भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए। जो नुकसान हो चुका है उसका प्रोविजन नहीं बनता, वो तो नुकसान के रूप में ही आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे नुकसान हैं जो अभी हुए तो नहीं है, लेकिन हमें संभावना नजर आ रही है कि वो नुकसान फ्यूचर में हो सकता है, तो मुझे उस नुकसान के लिए आज अपनी बुक्स में क्या बनाना पड़ता है? प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि हमें अगर कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस का अंदेशा है तो हम इमीडिएटली उसका क्या बना लेंगे? प्रोविजन बना लेंगे। इसी तरह से हम बेड डेट्स का प्रोविजन बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे डेटर्स हो सकता है मुझे फ्यूचर में पैसा न दें। लिखें पॉइंट नंबर 2। सर हाँ बोलो। सर, ये भविष्य में जो नुकसान होने वाले हैं उनको रोका नहीं जा सकता? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, एंटिसिपेटेड का मतलब ही यही होता है भविष्य में जो भी नुकसान होने की आपको उम्मीद नजर आ रही है, उस नुकसान को जब आप आज रिकॉर्ड करते हो तो प्रोविजन के रूप में रिकॉर्ड करते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक और कई सारे एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, एक तो मैंने बेड डेट्स का बता ही दिया है ना। अब दूसरा सुनना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगले सालों में अपनी मशीनरी पर रिपेयर करवाना पड़ सकता है, और मुझे ये भी पता लग रहा है कि ऑन एन एवरेज मैं मशीन की कॉस्ट का 5% रिपेयर पर खर्चा करूंगा। मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा होगा ही होगा, बट मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि मुझे भविष्य में यानी नेक्स्ट ईयर में अपनी मशीन पर मुझे रिपेयर और मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी और मेरा एक नुकसान होगा। क्या ये नुकसान आज हो गया क्या? नहीं सर। कब होगा? भविष्य में। अब मैं इसे आज अपनी बुक्स में लिखना चाहता हूं तो मैं टू रिपेयर्स और मेंटेनेंस नहीं लिख सकता। मैं ये बोल ही नहीं सकता कि मेरा रिपेयर का खर्चा हो गया, लेकिन प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट मुझे अलाउ करता है। आप उसको अगर अपनी बुक्स में आज लिखना चाहते हो तो आप लिखो टू प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कि मैंने भविष्य में होने वाले रिपेयर के खर्चे का आज प्रोविजन क्रिएट कर लिया है। तो मैं अपनी बुक्स में अपने P&L में प्रोविजन लिख सकता हूं फॉर द फ्यूचर लॉसेस। और सुनना, मैंने एक प्रोडक्ट बेचा, मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है इस प्रोडक्ट पर नेक्स्ट ईयर में मेरे ऊपर वारंटी का क्लेम आएगा। कुछ छोटे मोटे डिफेक्ट मेरे प्रोडक्ट में हैं और वारंटी का क्लेम आएगा। तो बताओ, क्या वारंटी का क्लेम आज आ गया क्या? नहीं सर। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में वारंटी का क्या आएगा? क्लेम आएगा। तो मुझे पता है अगर वारंटी का क्लेम आएगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, यानी खर्चा होगा मेरा। होगा सर। लेकिन वो खर्चा कब होगा? आज के फ्यूचर में। फ्यूचर में। तो मैं आज अगर उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर वारंटी। मैं हमेशा फ्यूचर के लॉसेस को अगर आज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा? प्रोविजन नाम से क्रिएशन होगा। मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मैं ये नहीं लिख सकता टू वारंटी चार्जेस। टू वारंटी चार्जेस का मतलब तो ये हो गया कि नुकसान हो गया। और अगर मैं लिखता हूं टू प्रोविजन फॉर वारंटी चार्जेस तो दैट मींस मेरा एंटिसिपेशन है कि फ्यूचर में नुकसान होगा, इसलिए आज मैंने उसका प्रोविजन बना लिया। हो सकता है ये हो भी, हो सकता है ये न भी हो
होगा या नहीं होगा ये अभी अकाउंटिंग में सिखाऊंगा मैं आपको। पहले तो ये समझो कि प्रोविजन शब्द का यूज करते कब हो। अब बताओ, क्लियर है बिल्कुल? सर ये इसके बारे में कॉन्सेप्ट ही बताता है कि हाँ जी, प्रूडेंस। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से ही बनते हैं प्रोविजन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में कि एज पर विच कॉन्सेप्ट प्रोविजंस आर क्रिएटेड इन द बुक्स। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है या ऐसा कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि बुक्स में प्रोविजन बनाओ। तो आंसर बनता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के अप्लाई होने की वजह से हम अपनी बुक्स में प्रोविजन बनाते हैं। बोलो क्लियर? यस। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? As per the concept of prudence, every business should create provision for all anticipated losses. तो लिखे when entity या oblique business have create any provision for any loss and losses occurred, then such loss should be charged against such provisions. ओ माय गॉड, ऊपर वाले एडजस्टमेंट से एक अपोजिट बात यहां इस एडजस्टमेंट ने कर दी। मेरी बात को सुनना, मैंने अपने बिजनेस में बेड डेट्स को लेकर प्रोविजन बनाया हुआ है। यानी मैंने ये सोचा है कि फ्यूचर में बेड डेट्स हो जाएगा और मैंने प्रोविजन बना लिया और बेड डेट्स हो गया तो अब उस बेड डेट्स को पीएनडल में ऐसे नहीं ले जाया जाता है। अब वो पीएनडल में नहीं जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके नुकसान होने की संभावना को, मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग विद डेटा लेके करवाऊंगा इसकी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट पर बनने हैं, इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मैंने इस बात की संभावना को मानते हुए कि मुझे बेड डेट्स हो जाएगा और मैंने प्रोविजन बना दिया। अब जरा सोचो, प्रोविजन बना दिया और नुकसान हो गया तो अब वो नुकसान उसी प्रोविजन से चार्ज होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अब उस नुकसान के लिए आप क्या कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पीएनडल में डाल दो। पीएनडल में मत डाल देना अब, क्यों? क्योंकि पीएनडल में तो ऑलरेडी प्रोविजन लिख चुके हो और उतना नुकसान हो गया तो वो यहां से चार्ज करोगे आप। मैं ये क्या बोल रहा हूं, मैं आपको उसको अभी विथ प्रैक्टिकल प्रूफ करूंगा। पहले केवल इन बातों को लिखो और समझो। आपके जो भी डाउट है मैं धीरे धीरे एग्जांपल्स में हर एक पॉइंट को लेके दूर करूंगा। मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं, मुझे डर लग रहा था कि मेरा पैसा डूबेगा और इस हिसाब से मैंने एक प्रोविजन बना दिया कि भैया 10,000 का प्रोविजन बना दो। अब उसमें से 6,000 रुपए डूब गए। तो अब आप जरा समझो, जिस बात का नुकसान
मैंने सोच रखा था और वही नुकसान हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैंने ऑलरेडी उसके लिए तो अकाउंटिंग पहले से की हुई है। तो अब हमेशा ध्यान रखना, जिसके लिए आपने प्रोविजन बनाया है और अगर वो लॉस एक्चुअली में हो जाता है तो फिर उस लॉस को आप उस प्रोविजन के अगेंस्ट चार्ज कर लोगे। फिर वो चाहे बेड डेट्स हो, चाहे वो रिपेयर और मेंटेनेंस हो, चाहे वो वारंटी हो, किसी भी प्रकार का अगर प्रोविजन आपने बनाया है और वो नुकसान एक्चुअली में आपको हो गया, तो आप इमीडिएटली अब क्या करोगे, उस नुकसान को आप वहां से चार्ज कर लोगे। आइए लिखें, हाउ टू कैलकुलेट provision for doubtful debts. How to calculate provision for doubtful debts. हमें अपने डाउटफुल डेट्स पर प्रोविजन बनाना है। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बताइए, मैंने अपने टोटल डेटर्स उठाए, टोटल डेटर्स, ये डेटर्स मैं जानते हो कहां से उठाऊंगा, एज पर ट्रायल बैलेंस। मुझे एक बात बताओ, मुझे क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इन टोटल डेटर्स में से 10,000 के डेटर वो हैं जो गुड हैं। जरा मुझे बताओ, जब कोई डेटर्स गुड डेटर्स के रूप में डिफाइन है तो क्या उस पर प्रोविजन बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। टर्म्स को समझना, प्रोविजन केवल डाउटफुल पर बनता है। तो मैं टोटल डेटर्स में से लेस कर दूंगा, गुड डेट्स इफ एनी। गुड डेट्स को तो पहले हटा दो। अच्छा जी, एक बात बताओ, कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो कि मुझे पता लग गया कि पैसा डूब गया, क्या उस पर प्रोविजन बनेगा? नहीं सर, डाउटफुल भी बनेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर टर्म्स पर जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली बिना मेरे बताए भी बातें समझ में आएंगी। मैं बोल रहा हूं डाउटफुल पर प्रोविजन बनना है, तो जो गुड डेट्स हैं उन पर प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी गुड है। लेस फर्दर बैड डेट्स, जानते हो केवल फर्दर बैड डेट्स क्यों लिया? क्योंकि नॉर्मल बैड डेट्स की तो एंट्री पहले ही डेटर में हो चुकी होगी मेरी। जब एडजस्टमेंट में पता लगेगा कि कोई फर्दर बैड डेट्स हुए हैं तो वो भी हटा दो, उन पर भी प्रोविजन नहीं बन सकता है। सर फर्दर कौन से वाले जो आगे बनेंगे वो? फर्दर बैड डेट्स का मतलब जो एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं आपको। देखो क्या होता है, एक तो होता है जो मैंने अभी देखो ऊपर बैड डेट्स की दो सिचुएशन बताई थी आपको, ये देखो आप, एक अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो मैंने आपको क्या बोला था, ये एंट्री कर चुके हो, तो क्या डेटर ऑलरेडी कम कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो? आप कर चुका है सर। तो आप दोबारा थोड़ी करोगे। नहीं सर। नो सर। लेकिन अगर आपको बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया है
तो इसका मतलब अभी आपने ये एंट्री भी नहीं की तो डेटर्स कम करने पड़ेंगे अब आपको, इसीलिए इनको मैं फर्दर बैड डेट्स लिख रहा हूं। तो अब ये आएगा डेटर्स ऑन विच provision should be created। ये वो डेटर्स की वैल्यू आ गई जिस पर अब मुझे क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। इसके बाद मुझे एक रेट ऑफ प्रोविजन दे दी जाएगी। रेट ऑफ प्रोविजन की भाई मुझे 2% बनाना है, मुझे 4% बनाना है, या कितना बनाना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया अमाउंट ऑफ प्रोविजन, कि मुझे इतने अमाउंट का क्या बनाना है, इस बार प्रोविजन क्रिएट करना है। आइए एग्जांपल, ये आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, छोटा सा एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। ट्रायल बैलेंस में आपको बेड डेट्स दे रखा है 4000 का, और डेटर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 82,000। डेटर्स की वैल्यू दे रखी है 82,000। मुझे एक बात बताना, सिर्फ सोच के, अगर बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो जानते हो इसका मतलब इस बेड डेट्स की एंट्री पास हो चुकी होगी। बेड डेट्स डेबिट टू डेटर्स, तो इसका इंपैक्ट इस एंट्री में आ चुका है। ये दो बातें मुझे अब आपको उसने ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। फर्दर बेड डेट्स आपको दे रखे हैं 2000। फर्दर बेड डेट्स हुए हैं आपके 2000। क्रिएट 4% प्रोविजन ऑन डेटर्स। अब वो बोल रहा है आपको अपने डेटर्स पर 4% का प्रोविजन बनाना है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन। बस मुझे केवल प्रोविजन का अमाउंट निकालना है। ये एग्जांपल आपके पास है। ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट मैंने आपको दे रखा है, और मैंने आपको ये बता दिया कि फर्दर बेड डेट्स हुए हैं 2000 के, और मुझे ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिए हुए हैं 82।
एक मिनट, चलिए लिख लिया सबने ये एग्जांपल। यस तो सर। अब मुझे अगर Yes, sir. प्रोविजन का अमाउंट निकालना है, सॉल्यूशन, तो मेरा जो फॉर्मेट है वो ये है, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट प्रोविजन, अभी मैंने इसकी अकाउंटिंग एंट्री या कुछ नहीं, मैं आपको पहले अमाउंट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। तो लीजिए, मैंने बोला सबसे पहले मेरे टोटल डेटर्स कितने थे, टोटल 82,000। 82,000। क्या ऐसे कोई डेटर दिए हैं जो इसमें से पूरी तरह से गुड डेट्स हो? क्या कोई गुड डेटर्स दिए हुए हैं? नो सर। नहीं सर। क्या कोई बैड डेटर्स दिए हुए हैं? यस Yes, सर। sir. 2000 के, जिसकी अभी तक एंट्री नहीं हुई है, तो इसमें से लेस कर दूंगा फर्दर बैड डेट। इसमें से लेस कर दूंगा अब क्या बच गया मेरे पास, ये 80,000 आ गया, वो डेटर्स जिस पर मुझे प्रोविजन बनाना है। तो जिस पर मुझे प्रोविजन बनाना है, तो रेट ऑफ प्रोविजन, सॉरी 3200। बिल्कुल, हमारे पास ये आ गई रेट ऑफ 4%। तो अमाउंट ऑफ प्रोविजन कितना बनाया मैंने, 3200। इसी को नाम दिया जाता है न्यू प्रोविजन, क्योंकि ये प्रोविजन मैंने इस बार बनाया है, तो इसे क्या बोला जाता है, न्यू प्रोविजन। मैंने अपने 80,000 के डेटर पर 4% का क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया। तो मेरा आंसर आ गया कि प्रोविजन कितना बन जाएगा मेरा, 3200। बिल्कुल बेसिक सा एक एग्जांपल लिया है प्रोविजन को क्रिएट करने का। लिखें, एग्जांपल, in previous example, if we assume debtors of rupees 10,000 as good debtors, प्रीवियस के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करो और एक फर्दर अजम्पशन और दे दी मैंने आपको कि आपके जो टोटल डेटर्स दिए हुए हैं कौन से, 82,000, उसमें से 10,000 के डेटर वो हैं जो गुड डेटर्स हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन। अब हमें अमाउंट ऑफ प्रोविजन निकालना है, तो लीजिए टोटल डेटर्स कितने हैं, 82,000। लेस फर्दर बैड डेट्स हटा दो, क्योंकि भैया ये तो पैसा डूब ही चुका है। और एक और चीज हटानी पड़ेगी, क्या हटानी पड़ेगी, गुड डे। गुड डेट। Debtors.
क्यों? क्योंकि भैया जो डेटर गुड के रूप में क्लासिफाइड हैं उन पर तो मैं प्रोविजन बना ही नहीं सकता। तो 10,000 मेरे पास गुड डेटर्स आ गए। तो अब ये आया 70,000. amount on which provision should be created. Should be created. अब मैं इस बार 70,000 के अमाउंट पर प्रोविजन बनाऊंगा। रेट मुझे दे रखी है 4%। 2,800. 2800। ये लीजिए। तो ये मैंने आपको प्रोविजन की कैलकुलेशन बता दी कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस बाद में और ट्रायल बैलेंस के नीचे अगर कुछ डेटा दिया हुआ है तो आप प्रोविजन किस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करोगे। टोटल डेटर्स में से दो चीजें हटेंगी, अगर कोई गुड डेट्स हैं तो वो हटा दो, और अगर कोई बैड डेट्स हैं तो वो हटा दो। बैड डेट्स कौन से? जिनकी अभी तक अकाउंटिंग नहीं हुई है, यानी जो फर्दर बैड डेट्स का अमाउंट है। और जो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे उन रिमेनिंग डेटर्स पर हम क्या बना देंगे? अपना प्रोविजन क्रिएट कर देंगे।